गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है अभिव्यक्ति और माध्यम से जन संचार और माध्यम। अब टेलीविजन के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे, तो टेलीविजन के जो उद्देश्य थे वो पढ़ चुके थे, जैसे सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। ये जो उद्देश्य है, ये दूरदर्शन के उद्देश्य हैं। ये सभी कुछ हम पढ़ चुके थे, तो आगे शुरू करते हैं। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में यह भी कहा गया कि यह युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा, उतना ही CNN केवल न्यूज नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्दी स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी आरंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV व VTV जैसे विश्व किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने इससे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध किया, लेकिन टेलीविजन का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देसी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। अनुबंध होता है समझौता होना, एग्रीमेंट होना। इसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी जी न्यूज और स्टार न्यूज नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद, आज तक चैनल है ना जिसपे न्यूज दिखाई जाती है, चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यवसायिक लाभ कमाना रह गया। इन्होंने सिर्फ बिजनेस के तौर पे, ये जितने भी चैनल है ये बिजनेस के तौर पे है, लेकिन जो दूरदर्शन चैनल स्टार्टिंग में आता था, जिस समय डिश एंटीना के माध्यम से हम फिल्मों को, नाटकों को देखा करते थे डिश एंटीना के माध्यम से, सिर्फ उस टाइम दो ही चैनल हुआ करते थे, एक दूरदर्शन और दूसरा 1985-86 के आसपास मेट्रो चैनल के नाम से शुरू हुआ था। इस मेट्रो चैनल पे अधिकतर क्या होता था, नाटक दिखाए जाते थे, रामायण, महाभारत, चंद्रकांता, अन्य जो नाटक है शक्तिमान वगैरह वगैरह, ये नाटक दिखाए जाते थे और फिल्में दिखाई जाते थे। दूरदर्शन पर क्या होता था, दूरदर्शन पर कृषि से संबंधित एक समय निश्चित किया गया था कि 6 से 7 कृषि से संबंधित खबरें आएंगी, फिर देश हित से संबंधित खबरें होंगी, एक आध उसमें नाटक दिखाया जाता था, नाटक बहुत ही कम होते थे। फिल्में दूरदर्शन पर सिर्फ शुक्रवार को आती थी, शुक्रवार के दिन रात को 9 बजे फिल्म आती थी दूरदर्शन पे। उससे पहले दूरदर्शन पर कोई फिल्म नहीं दिखाई जाती थी। मेट्रो पे क्या होता था, मेट्रो चैनल पे
मेट्रो चैनल पे शनिवार और रविवार फिल्में आया करती थी। वीक में ये दिन निश्चित किए गए थे। लेकिन आजकल तो अब सिर्फ अब पैसे कमाने से मतलब रह गया चैनलों को भी। आज तो कंटिन्यूटी में आप देखते ही हो, कोई भी चैनल उठा लीजिए, चाहे वो न्यूज का चैनल है, चाहे वो फिल्मों से संबंधित है या नाटकों से संबंधित है, लगातार उस पे नाटकों से संबंधित है तो नाटक ही नाटक दिखाए जाएंगे, फिल्मों से संबंधित है तो फिल्में दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ही ये सिर्फ आज के जो चैनल हैं वो सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे रह गए। ठीक है, आगे चलिए। जहाँ पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यवसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे जहां टेलीविजन समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ, वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। आगे है सिनेमा का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ, भारत देश में सिनेमा कब शुरू हुआ, पहली फिल्म कौन सी थी। ठीक है, तो और किस सन में आई, पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कौन सी थी, ये सभी कुछ। और पहले है ना अधिकतर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे और उन पे ऐसी फिल्में दिखाया करते थे। ठीक है, तो पढ़िए सिनेमा के बारे में। जन संचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह जन संचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश का काम करता है, इंफॉर्मेशन भी देता है। सिनेमा कोई भी फिल्म हम देखते हैं, देशभक्ति से रिलेटेड या किसान से संबंधित या फिर भ्रष्टाचार से रिलेटेड सूचना भी देता है, नॉलेज भी देता है और हमें क्या करता है, कोई ना कोई संदेश भी छोड़ के जाता है। हर एक फिल्म का, हर एक नाटक का उद्देश्य होता है ताकि वो समाज को कोई ना कोई सीख दे। ठीक है भाई, सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जा रहा है। ये चित्र दिए हुए हैं, मनोज कुमार जी, दिलीप कुमार जी हैं, ये अशोक कुमार जी हैं, ये चित्र दिए हुए हैं जो फिल्म कलाकार रहे हैं। आगे चलिए। सिनेमा का आविष्कार श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है, अंडरलाइन कीजिए। सिनेमा का जो आविष्कार किसने किया था, सिनेमा का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, एक अंक में पूछा जा सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। और यह 1883 में मिनेस्टिक की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि सिनेमा का जो आविष्कार शुरू हुआ, सिनेमा कब शुरू हुआ, 1883 में। और किसने शुरू किया था, एडिसन ने। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी, जो विश्व में पहली फिल्म बनी थी वो किस देश में बनी, फ्रांस में। और कब बनी, 1894 में, 1894। और पहली फिल्म कौन सी, द अराइवल ऑफ ट्रेन, द अराइवल ऑफ ट्रेन। ये आपसे एक अंक में पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहली फिल्म किस देश में बनी, फ्रांस में, किस सन में बनी, 1894। और कौन सी फिल्म बनी, द अराइवल ऑफ ट्रेन। चलिए आगे चलिए। सिनेमा
भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहिब फाल्के को जाता है। यानी कि विश्व में सबसे पहली फिल्म किसने बनाई थी? वो, हाँ जी, विश्व में जो सबसे पहली फिल्म बनी थी वो तो बनी थी द अराइवल ऑफ ट्रेन, द अराइवल ऑफ ट्रेन। और सिनेमा का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। और कब किया था? 1883 में। और विश्व में जो पहली फिल्म बनी वो फ्रांस में बनी 1894 में, द अराइवल ऑफ ट्रेन। और भारत में जो पहली मुख्य फिल्म बनाने का जो श्रेय था वो दादा साहिब फाल्के को जाता है। दादा साहिब फाल्के के नाम से एक अवार्ड भी है जो कि सिनेमा जगत में जो हीरो या हीरोइन है उन्हें बेस्ट भूमिका के लिए दिया जाता है, फाल्के अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक है भाई। तो भारत में जो पहली मुख्य फिल्म बनी थी वो पहली मुख्य फिल्म बनी 1913 में। और राजा हरिश्चंद्र पहली मुख्य फिल्म थी। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। आगे चलिए। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मुख्य फिल्में बनी। इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। यानी कि मुख से अभिप्राय क्या है? मुख से अभिप्राय है जिसमें सिर्फ चित्र चित्र दिखाए जाते थे, बोला नहीं जाता था। और जिसमें चित्र भी दिखाए जाते थे और साथ के साथ में आवाज भी आती थी, आवाज भी आती थी। तो वो जो फिल्म बनी थी वो पहली फिल्म बनी थी आलम आरा 1931 में, पहली बोलती फिल्म। कंफ्यूजन करने वाले पंक्ति आइए। अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि भारत में पहली मुख्य फिल्म कब बनी तो आप लिखोगे 1913 में राजा हरिश्चंद्र। कौन सी मुख्य फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में पहली बोलती फिल्म कब बनी तो आप लिखोगे 1931। और कौन सी बनी? आप लिखोगे आलम आरा, आलम आरा। पेपर में आएंगे इसमें से। ठीक है भाई। आगे चलिए। 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, 5 में से 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। और 5 में से 2-3 इसी चैप्टर से आएंगे, 3 क्वेश्चन। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आजादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने और उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्ध सत्य जैसी फिल्में बनी। यानी कि जो 70 का दशक था, हाँ, था क्या नाम है इनका? राजेश खन्ना जैसे हीरो का, राजकुमार जैसे हीरो का, दिलीप कुमार जैसे हीरो का, जो 70 का दशक था। और जो 80 का दशक शुरू हुआ, 80 अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जैसे जो हीरो थे वो 80 के दशक में आए। और 90 के दशक में सनी देओल, अक्षय कुमार, जो ये बाकी सुनील शेट्टी जैसे फिल्मकार है वो 90 के दशक में गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए।
आगे चलिए। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी। यानी कि सत्यजीत राय की जो पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? पथेर पांचाली। अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिएगा। लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की स्कल सी 60 के दशक के आखिरी वर्षों और 70 के दशक में यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋतिक घटक, अदुर गोपाल कृष्ण, एम.एस. सत्यु, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा और 80 के दशक में जो शोले फिल्म आई थी 1983 में बनी थी शोले फिल्म, ठीक है भाई। और आज भी अगर शोले को आप कितनी बार देख लीजिए फिर भी आप उसे आपका जो मन है बार बार उसको देखने को करेगा, ठीक है। चलिए कला फिल्मों को अगला पेज निकाल लीजिए। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया क्योंकि क्योंकि वे अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमजोर पड़ने के साथ एक बार पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगी। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही। हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, रोजमर्रा के अर्थात प्रतिदिन के मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, विमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फार्मूला फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। पहले है ना सिनेमा घरों में फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती थी और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सिनेमा घर होते थे डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे पानीपत है, नवल हो गया, किशोर हो गया, दर्पण हो गया, ये इस तरह से 4-5 सिनेमा घर होते थे और बहुत ये हंगामा मचता था जब भी फिल्म रिलीज होती थी। एक होड़ सी लग जाती थी। विद्यार्थी है या फिर जो भी है मनोरंजन करना चाहते जो भी दर्शक है वो क्या करते थे कि इस फिल्म का पहला शो देखना ही देखना। और बहुत भयंकर लड़ाई होती थी टिकट खरीदने के लिए। खिड़की पे जगह नहीं होती थी, लाइनों में लगना पड़ता था। कई बार तो ऐसा होता लाइन में लगता है पहला शो मिस हो जाता और फिर दूसरा शो ही देखने को मिलता था। ऐसे ही जैसे क्या नाम है यहाँ पे ग्राउंडा में रघुराज के नाम से था एक सिनेमा घर पुलिस स्टेशन के पास, ऐसे करनाल में है, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 या 3 सिनेमा घर अवश्य होते थे। और आजकल तो हम ऐसी ऐसी तकनीकें आ चुकी हैं कि फिल्मों को मोबाइल फोन पे टेलीविजन पे कहीं पर भी कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। चलिए आगे चलिए। फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन को रखा जाता रहा। कहने के लिए हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव छोड़ा है। अब देखिए जैसे हम फिल्मों में नाटकों में देखते हैं ना, वैसा ही हम अपने
आम लाइफ में भी उसे यूज करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे तेरे नाम फिल्म आई थी, तेरे नाम सलमान खान की, जैसे तेरे नाम फिल्म आई और उसमें जैसा रोल मॉडल सलमान खान का था, उनका हेयर स्टाइल वगैरह वगैरह वैसे ही आम जनता ने करना शुरू कर दिया। उससे पहले अजय देवगन जी का हेयर स्टाइल अलग था, तो अजय देवगन की तरह ही हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिया। फिर आमिर खान ने गजनी फिल्म में देखा जो वो कट है, वो गजनी कटिंग शुरू होगी। जैसे वो कपड़े पहनते हैं, हीरो कपड़े पहनते हैं, हीरोइन कपड़े पहनती है, ऐसे ही हम आम जीवन में अपना पहनावा करने अपना पहनावा यूज करते हैं। और हर एक हर एक का, हर एक दर्शक का, हर एक श्रोतागण का अपनी अपनी पसंदीदा होती है। कुछ अजय देवगन की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, कुछ धर्मेंद्र की, कुछ सनी की, ठीक है। तो ये सभी कुछ क्या होता है, ये चॉइस के डिपेंड करता है। और चॉइस कैसी कि एक्टिंग, आपको पता है कि अजय देवगन की फिल्मों में एक्टिंग बड़ी जबरदस्त मिलेगी, तो कुछ को वो एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो अजय देवगन की फिल्मों को देखने पसंद करें। कुछ को क्या होता है, धर्मेंद्र या सनी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो सनी की फिल्में को देखना पसंद करते हैं। तो ये चीजें हैं आज के जीवन में। हम जैसा फिल्मों में, नाटकों में देखते हैं उन्हें करते हुए हीरो को, हीरोइन को, ऐसा ही हम अपने अपनी लाइफ में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में हर साल लगभग कितनी फिल्में आती है, लगभग लगभग है, लगभग में 50-60 ऊपर भी हो सकती है और लगभग में 50-60 नीचे भी हो सकती है, करेक्ट नहीं है, लगभग, ठीक है भाई। और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोलियों में भी फिल्में बनती है और खूब चलती है। जैसे आजकल साउथ की फिल्में दिखाई जाती है, साउथ को हीरो को, हीरोइन को ज्यादा उनकी फिल्मों को देखना ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए, अंतिम रह गया इसमें इंटरनेट। अंतिम माध्यम कौन सा रहेगा, इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, बारीकी से आपको पता है इंटरनेट के बारे में, फिर भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद है। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है, समागम होता है, उसी में समाये हुए है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले अखबार, पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मुक्त दर्शक नहीं है। आप सवाल जवाब, बहस, मुबाहिसों में भाग ले सकते हैं। आगे चलिए, अगला पेज निकाल लीजिए। आप चैट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ठीक है, एक लाइट के नाम से यूज करते हैं, व्हाट्सएप है, ठीक है, मैसेंजर पे हम चैटिंग करते रहते हैं, दिन रात मोबाइल में घुसे रहते हैं, किसी के साथ कुछ भी कैसी भी गतिविधि करते हैं। आपको पता है हम पूरे के पूरे कई कई घंटे लगे रहते हैं फेसबुक, कभी अपना स्टेटस लगाना, कभी कुछ करना, कभी नई नई तरीके, कभी फोटो लगाना, कभी कुछ, ये गतिविधि दिन प्रतिदिन होती रहती है, हर एक कोई करता है। आगे चलिए, आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन।
इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहाँ पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं। कपाट क्या होता है? दरवाजे। हमें विश्व ग्राम का सदस्य बना दिया है। वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी तो यही है कि उसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए। अब देखिए, इंटरनेट का अधिकतर प्रयोग, जो इंटरनेट का आविष्कार किया था, वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड किया गया था। लेकिन आजकल इस इंटरनेट का जो यूज है वो गलत कार्यों के लिए बहुत अधिकतर किया जाता है। अब आप अपनी गाड़ी में जीपीएस लगा लीजिए। जीपीएस से आपसे को तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी है ना कितनी स्पीड से चल रही है, किस जगह चल रही है, कैसे चल रही है, ये सभी कुछ आपको पता चल जाएगा। ये किसकी देन है? ये इन्हीं की तो देन है। ठीक है भाई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाव, बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी खामी यह भी है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने, अभी करंट में देख सकते हैं आप न्यूज में भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते हो, टेलीविजन में भी देखते हो। किसी की भी आईडी को वो क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेता है कोई भी, और फिर फेसबुक से या वो कुछ भी बन के क्या ठग गए नाम से बन के, और वो क्या करता है? पैसे ऐंठता है, पैसे मांगता है। ठीक है। तो इस तरह से ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, ये इसकी खामी है, सबसे बड़ी खामी है। और आजकल तो बहुत ही ज्यादा ये चल रहा है। कोई भी किसी को भी, कोई अगर कहीं से भी कोई किसी तरह की कॉल आए, अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर किसी को भी शेयर न करे, किसी के साथ शेयर न करे, क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा गलत यूज होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अकाउंट से कितने पैसे निकाल लिए। बाद में मैसेज आता है या बाद में पता चलता है कि 50,000 या 1 लाख रुपए अकाउंट से निकाल लिए। ठीक है। तो इस तरह से और कई बार तो ऐसा होता है, ऐसे भी बनते हैं ये कि आपकी आईडी को हैक कर लिया और फिर क्या करेंगे? भाई हरमन, भाई नरेंद्र, ऐसा मैं इस जगह हूँ, तू किधर है? घर पे है? तुम जल्दी कर, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, 25,000 रुपए चाहिए। और आपने एक बार मना कर दिया ना, नहीं भाई इतने तो नहीं है, चलिए यार जितने है ना उतने भेज दे, तू 5,000 6,000 जितने वो भेज दे। और आप क्या करोगे? आप तुरंत भेज दो। बाद में पता चलेगा ये तो एक फ्रॉड केस था। ठीक है। चलिए, जन संचार माध्यमों का प्रभाव। आज के संचार प्रधान समाज में जन संचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का जबरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जो अखबार नहीं पढ़ते हुए रोजमर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचार और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगे। खरीद फरोख्त के हमारे फैसलों तक विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। अब फोन पे है या गूगल पे है, 1 सेकंड लगती है, किसी के अकाउंट में भी कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो आप। ये किसकी सुविधा है? इन्हीं की तो दिन है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। टिकट बुक कराने और टेलीफोन का बिल भरने कराने से लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है। इसी तरह फुर्सत के क्षणों में टीवी, सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक और फिल्मों के जरिए हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। अब देखिए इंटरनेट का फायदा। आप और अगर हम अब इस समय जुड़े हुए हैं मोबाइल फोन के माध्यम, तो ये सिर्फ इंटरनेट के देन है। आगे चलिए, अपनी सेहत से लेकर धर्म अध्यात्म तक के बारे में जानकारी जनसंचार माध्यम में मिल रही है। आप माने या न माने, जनसंचार माध्यम आज तक एक उत्पाद की
तरह हमारे घरों में घुस आए हैं। वे हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं और हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जन संचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज्यादा सरल, हमारी अक्षमता को और ज्यादा समर्थ, हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बनाया है। साथ ही उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी बनाया। सूचना और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने तक और बहस विचार विमर्श से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक जन संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति तक जन संचार माध्यमों से प्रभावित होती है। खासकर आपातकाल के बाद जन संचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है और राष्ट्रीय जीवन में उनका हस्तक्षेप भी बढ़ा है। और वे न सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं, बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर फैलते भ्रष्टाचार, अधिकार मानवाधिकार हनन और सांप्रदायिकता जैसे मामलों को जन संचार माध्यमों ने लगातार उठाया और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की है। हाल के वर्षों में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया कि तहलका कांड या कोई भी ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह, सबने यही साबित किया कि यदि चाहे तो जनसंचार माध्यम में सत्ता के शिखर को भी हिला सकते हैं। बस ये, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं रही है, उसे आप अच्छे से पढ़ लें।